गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम प्रथम वर्ष की आज हमारी जो बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास है, बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारी बात चल रही थी प्रस्ताव के खंडन और स्वीकृति के खंडन से संबंधित। तो सबसे पहले है प्रस्ताव का खंडन, डिनाइल ऑफ प्रपोजल। डिनाइल ऑफ प्रपोजल। तो प्रस्ताव का खंडन कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है किसके सामने? जो उसे स्वीकार करता है। प्रस्ताव और सामने वाले व्यक्ति ने इसकी स्वीकृति देनी होती है। तो ये व्यक्ति अपने प्रस्ताव का खंडन कैसे कर सकता है? इस व्यक्ति के पास इसकी क्या न हो? जानकारी न हो। तो जानकारी होने से पहले ये अपने प्रस्ताव का खंडन कर सकता है। यानी कि सिंपल सी परिभाषा आती है, अपने शब्दों को वापिस लेना प्रस्ताव का खंडन कहलाता है। अपने शब्दों को वापस लेना प्रस्ताव का खंडन कहलाता है। कुछ और भी तरीके हैं जिनसे प्रस्ताव अपने आप ही क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। खंडन को हम रद्द भी बोल सकते हैं। इसे रद्द भी करना कहा जा सकता है, यानी कि मना करना, रद्द करना, अपने शब्दों को वापस लेना या अपने कहे हुए शब्दों को अब दोबारा क्या करना है? रद्द करना है। अपने शब्दों को ये कहकर कहना है कि अब मैं आपके साथ कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। और ये चीज तब तक हो सकती है जब तक कि स्वीकार करने वाले व्यक्ति के पास उस प्रस्ताव की जानकारी न हो। अगर उसके पास इसकी जानकारी आ गई, स्वीकार करने वाले व्यक्ति के पास, सामने वाले पक्षकार के पास इसकी जानकारी आ गई, तो आप उस प्रस्ताव को रद्द नहीं कर सकते। इसकी कुछ विधियां आती है, प्रस्ताव के खंडन की कुछ विधियां आती है। तो सबसे पहली विधि जो आती है, क्या? सूचना देकर प्रस्ताव का खंडन करना। सूचना देकर प्रस्ताव का खंडन करना। दूसरी है, देखिए, यह सूचना किसे दी जाएगी? जिस व्यक्ति के समक्ष आपने प्रस्ताव किया था उसे सूचना देकर भी आप प्रस्ताव का खंडन कर सकते हैं। दूसरा है प्रस्ताव की विषय वस्तु का नष्ट होना। देखिए, जिस विषय वस्तु के लिए आपने प्रस्ताव किया है वो वस्तु ही, जिस वस्तु के लिए आपने प्रस्ताव किया है वो वस्तु ही नष्ट हो गई। अब वस्तु कैसे नष्ट हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, कैसे? जैसे कोई आग लग गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या ऐसे कारण हो गए कि, अब मैं आपको किस तरीके से ये बताऊं कि ऐसे कारण कि बाढ़ आ गई और जो हमने वस्तु तैयार कर रखी थी माल बेचने के लिए, वो वस्तु ही उसमें बह गई, खत्म हो गई, विषय वस्तु ही नष्ट हो गई। या कोई गाड़ी का हमने सौदा किया, जैसे मैं आपके पास प्रस्ताव लेकर आया कि मेरे पास मारुति 800 गाड़ी है जिसकी मैं सेल करना चाहता हूं, जिससे जो मॉडल है 2001। ठीक है। अब मैं आपके पास सेल करने के लिए आया हूं, मैंने आपको प्रस्ताव किया है, ठीक है ना। लेकिन अब इसकी स्वीकृति आपको हो गई, इसकी जानकारी आपको, इसका संवहन आपको हो गया। इसकी जानकारी होने के बाद क्या हुआ? ये गाड़ी एक्सीडेंटल हो गई या डैमेज हो गई किसी भी तरीके से, ठीक है। या अब मेरा मन क्या है? इस चीज को बेचना ही नहीं है, लेकिन इस चीज की आपको क्या है? जानकारी है ना, स्वीकृति, आपको संवहन है इस चीज का, पता है क्या मैंने आपके सामने क्या किया हुआ है, इसका प्रस्ताव किया हुआ है ना। देखिए, ये चीज तो है ही कि इसमें तो विषय वस्तु नष्ट होना। अब
विषय वस्तु नष्ट नहीं हुई, लेकिन अब मैंने मन चेंज कर दिया, मैंने अपने मन में परिवर्तन कर दिया कि मैं ये वस्तु बेचना ही नहीं चाहता, लेकिन आपके पास जानकारी है, तो मुझे क्या करना होगा, आपको सूचित करना होगा कि मैं इस वस्तु को सेल नहीं करना चाहता। आपने अगर कोई एडवांस राशि मुझे दी हुई है तो मैं आपको क्या करता हूं, रिटर्न करता हूं, वापसी करता हूं। अब वापसी करूंगा, अब आपने मान लीजिए मुझे 1000 रुपए दे रखे हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या दूंगा, 2000 रुपए रिटर्न कर दूंगा, 1000 रुपया एक्स्ट्रा डबल आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद विषय वस्तु के नष्ट होने के बाद बात आती है कानून में परिवर्तन होने पर। परिवर्तन होने पर देखिए, कानून में परिवर्तन, अब ये तो रूल एंड रेगुलेशंस तो गवर्नमेंट तय करती है, कोई हम तो तय नहीं करते हैं रूल एंड रेगुलेशंस। अगर इन नियमों में कोई परिवर्तन हो गया, सपोज दैट आज मैंने आपके साथ कोई भी सौदा तय किया और जिसमें क्या था, जीएसटी 4% के हिसाब से लगती थी, ठीक है। अब मान लीजिए आज तारीख है कितनी, आज तारीख है 3/11, आज 3/11 को मैंने आपके साथ सौदा तय किया और जिसकी माल की डिलीवरी देनी थी मैंने 5/11 को, ठीक है। 4/11 को क्या हुआ, नियमों में परिवर्तन हो गया, रूल्स में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के कारण जो जीएसटी 4% थी वो क्या कर दी, 8% कर दी, ठीक है, या जीएसटी हटा दी, कुछ भी परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया ना, तो हमारा वो प्रस्ताव, वो अनुबंध, हमारा वो ठहराव क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, क्योंकि जो हमने बात तय कर ली, जिस स्थिति में तय कर ली, जिस स्थान पर तय कर ली, वो वही चीज होनी चाहिए। अगर उसमें हल्का सा भी डिफरेंस आ गया, चाहे प्रस्ताव करने वाले ने कर दिया, चाहे उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले ने कर दिया, तो रद्द होगा ही होगा। लेकिन अगर नियमों में भी परिवर्तन हो गया तो भी उस प्रस्ताव को खंडित करना होगा, उसे रद्द करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रस्ताव की मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता की दशा में, देखिए इस कंडीशन में अगर जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव किया उसकी मृत्यु हो गई तो आप किससे सौदा करेंगे आगे, नाम से स्पष्ट है, सीधा पॉइंट से स्पष्ट हो रहा है कि अगर उसकी मृत्यु हो गई या वो मानसिक रूप से रोगी हो गया, अस्वस्थ हो गया, तो उस व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव क्या होता है, व्यर्थ होता है। तो उस पहले किए गए प्रस्ताव को भी हमें क्या करना होगा, रद्द करना होगा। उसके बाद स्वीकर्ता की मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता की दशा में, इसका भी वही है, अगर जिस व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है वो व्यक्ति अब जिसने इसे पूरा करना है उसकी मृत्यु हो गई तो भी क्या होगा, उस प्रस्ताव का खंडन करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है स्वीकर्ता की, यानी कि इस कंडीशन में भी प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। और साथ साथ अगर छठा पॉइंट ये आता है कि प्रस्तावक या स्वीकर्ता द्वारा शर्तों में परिवर्तन करने पर, इस कंडीशन में भी क्या होगा, यानी कि एक दूसरे को अगर कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने उस शर्तों में परिवर्तन कर लिया, शर्तों में परिवर्तन कर लिया तो भी प्रस्ताव का और स्वीकृति का खंडन करना ही पड़ेगा। अब ये बातें थी क्या, प्रस्ताव के खंडन की से संबंधित विधियां। अब स्वीकृति का खंडन करना है तो डिनायल ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति का खंडन, स्वीकृति का खंडन, डिनायल ऑफ एक्सेप्टेंस।
स्वीकृति का खंडन करना हो तो स्वीकृति का खंडन, जिस व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करना है तो वो अपनी स्वीकृति दे रहा है, लेकिन अगर उसने अपनी स्वीकृति दे दी और स्वीकृति की जानकारी किसे नहीं हुई, प्रस्तावक को, स्वीकृति की जानकारी प्रस्तावक को नहीं हुई, इसकी जानकारी प्रस्तावक को नहीं हुई तो आप उससे पहले उस स्वीकृति का खंडन कर सकते हैं। देखिए, प्रस्ताव का खंडन और स्वीकृति का खंडन अगर डाक के माध्यम से भी होता है। अब मैंने कोई प्रस्ताव किया और उसकी स्वीकृति मैंने मांगी थी, किसके माध्यम से, डाक के माध्यम से स्वीकृति मांगी थी, ठीक है, लेकिन आप उस प्रस्ताव का खंडन करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव किया वो व्यक्ति अगर खंडित करना चाहता है, ठीक है ना, तो तब तक वो उस स्वीकृति को, उस प्रस्ताव को खंडित कर सकता है कि वो अभी जो पोस्ट आपने डाक में डाली है, जो लेटर आपने डाक में डाला है, वो किसके पास, स्वीकर्ता की जानकारी में ना आया हो, स्वीकर्ता की जानकारी में नहीं आया हो। यानी कि डाक में आपने डाल दिया लेटर, प्रस्ताव, आपने अपना प्रस्ताव पत्र डाल दिया और वहां डाक से डिस्पैच भी हो गया, डिस्पैच भी हो गया, ठीक है ना, वहां से डिस्पैच होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद आपकी शॉप तक अभी तक नहीं पहुंचा, तो आपकी शॉप तक पहुंचने से पहले क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रस्ताव पत्र को वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रस्ताव पत्र आपकी शॉप पर पहुंच गया तब आप प्रस्ताव का खंडन नहीं कर सकते, उससे पहले आपकी शॉप पर या आपके बताए भेजे गए एड्रेस पर पहुंचने से पहले आप अपने उस प्रस्ताव पत्र को वापस ले सकते हैं। और स्वीकर्ता का भी, अगर आपने डाक के माध्यम से स्वीकृति मांगी है, मान लीजिए लेटर आपके पास शॉप पर पहुंच गया, अब स्वीकर्ता ने क्या करना है, अपनी स्वीकृति को खंडित करना है, मतलब वो ये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहता। एक तरफ से तो उसने कर दिया, लेकिन आपने जो डाक के माध्यम से स्वीकृति मांगी थी, उसने डाक के माध्यम से स्वीकृति दे दी, स्वीकर्ता ने स्वीकृति दे दी, लेकिन अभी तक प्रस्ताव की जानकारी में नहीं आई। इसकी जानकारी में अभी तक कब आएगी, जब पोस्ट मास्टर क्या करेगा, ये पत्र इसके एड्रेस पर लेकर आएगा, ठीक है। अब आपने ये स्वीकृति क्या करनी है, अपनी जो स्वीकृति दी है कैंसिल करवानी है, रद्द करनी है ना, तो इसकी जानकारी में होना जरूरी है या नहीं जरूरी, नहीं जरूरी, क्योंकि आपने तो रद्द ही कर दी है ना, तो जब तक इसके पास वो प्रपत्र आपका पहुंचा नहीं, उससे पहले आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। यानी कि पोस्ट मास्टर जब वो प्रपत्र देने जाएगा, आप उसे रास्ते में ही कहीं भी ले सकते हैं, उसकी जानकारी के आने से पहले। अगर इसके पास उसकी जानकारी हो गई तो फिर वो हमारा क्या बन जाएगा, ठहराव बन जाएगा, क्योंकि डाक के माध्यम से हुआ है और ये हमारी प्रचलित विधि है, तो लिखित में हुआ है, तो अब वो ठहराव अनुबंध की श्रेणी में आ जाएगा, अगर दोनों ने उसे खंडित नहीं किया तो। अगर उसके बाद वो खंडित होगा तो सिर्फ कानून में परिवर्तन होने के कारण होगा, या विषय वस्तु के नष्ट होने के कारण होगा, या प्रस्तावक की या स्वीकर्ता की किसी की मृत्यु हो गई तो होगा, या अन्य कोई निजी कारण जो उस प्रस्ताव को प्रभावित करता है, तो उस वजह से वो प्रस्ताव खंडित हो सकता है या स्वीकृति खंडित हो सकती है। अदरवाइज अगर कोई ऑप्शन नहीं है कि दोनों वो क्षमता रखते हैं, अगर क्षमता नहीं रखते तब भी खंडित हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर वो दिवालिया घोषित है लेकिन किसी के चेहरे पर नहीं लिखा और घोषित होने के बावजूद बाद में पता लगे, तब भी उस प्रस्ताव का खंडन हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे क्या होगा कि प्रस्ताव का खंडन हो जाए या स्वीकृति का खंडन हो जाए, लेकिन दोनों को संवहन यानी कि जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। कलम पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होने के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।